तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ डिस्कस करेंगे, गॉस थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो हालांकि इनडायरेक्ट वे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे फ्लक्स के क्वेश्चंस किए थे और उन फ्लक्स के क्वेश्चंस में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि किसी भी क्लोज्ड थ्री डायमेंशनल सरफेस है ना, कोई भी क्लोज्ड थ्री डायमेंशनल सरफेस है, उससे जो रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता था या जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होता था सरफेस से, वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था, है ना। तो उसी चीज़ को हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी imaginary closed three-dimensional surface according to Gauss law, electric flux of net electric field through any imaginary closed three-dimensional surface, जिसे आप गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं बेटा। ये जो इमेजिनरी सरफेस होती है जिससे आप फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इसे आप गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो एनी इमेजिनरी क्लोज थ्री डायमेंशनल सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज enclosed by surface डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं बच्चों, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए, ठीक है। तो ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है। ये जब हम सर्कल यहाँ पे बनाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किसी क्लोज्ड थ्री डायमेंशनल सरफेस के लिए है, ठीक है ना। तो किसी भी क्लोज्ड थ्री डायमेंशनल सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स है, इट इज़ इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। बच्चों इसे हम क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिखते हैं। तो क्यू इन का यहाँ पे मतलब है, क्यू इन क्या है, क्यू इन रिप्रेजेंट कर रहा है नेट चार्ज inside the Gaussian surface। जिस किसी भी हाइपोथेटिकल थ्री डायमेंशनल सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। तो बच्चों जिसके लिए आप गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं ना, एनी इमेजिनरी थ्री डायमेंशनल सरफेस मान लेते हैं, बस शर्त है थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए चारों तरफ से बेटा, ओके। तो जिस भी थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस के लिए आप गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं उसे बच्चों हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, ओके। ये हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं इसको, वी कॉल इट गॉसियन सरफेस। बच्चों ये सरफेस कोई हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं किसी भी हाइपोथेटिकल सरफेस के बारे में, या कोई रियलिस्टिक सरफेस भी हो सकती है। कोई रियल सरफेस हो सकती है, सरफेस ऑफ कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, है ना। तो एक रियल सरफेस भी हो सकती है या हाइपोथेटिकल हो सकती है। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो सपोज ये एक थ्री डायमेंशनल सरफेस है और एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम ले लें, मान लो एक चार्ज Q1 है यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का Q2 है, यहाँ पे प्लस का Q3 है, यहाँ पे प्लस का Q4 है बाहर, यहाँ पे Q5 है, यहाँ पे माइनस का Q6 है,
और सपोज ये बहुत सारे पॉइंट चार्ज यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना, और आपको इस इमेजिनरी सरफेस के लिए या जो भी सरफेस है ये, इसके लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो जो नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस होगा, हालांकि हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, बट अगर मैं गॉस लॉ स्टेटमेंट, यही गॉस स्टेटमेंट है और इसके बेसिस पे अगर मैं कहना चाहूँ ई डॉट डी ए की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा ई जो होती है, देखिए किसी भी पॉइंट पे अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी सरफेस से, तो ई डॉट डी ए क्या रिप्रेजेंट करता है, इस सरफेस का जो छोटा सा एलिमेंट होगा वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो एरिया वेक्टर होगा वो डी ए वेक्टर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला ये फ्लक्स है ई डॉट डी ए, और जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो नेट फ्लक्स, मतलब ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट ऑन द सरफेस, है ना, सरफेस के किसी जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो ये क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, और अंदर देखिए अब बाहर जो चार्जेस हैं वो काउंट नहीं होंगे इसमें, क्यू इन केवल नेट चार्ज इन साइड द गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्यू इन की जो वैल्यू आएगी वो, तो क्यू इन की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों गॉस थ्योरम का हम इस्तेमाल करके आपको चीज़ें लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जो खास बातें हम लोग को ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट बातें, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अबाउट गॉस थ्योरम, ठीक है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है कि कई बच्चों को ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि जब आप गॉस लॉ अप्लाई करेंगे फॉर एनी सरफेस तो आप केवल अंदर का चार्ज लिखते हैं, जब क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट में जो आप चार्ज लिखते हैं वो केवल अंदर का चार्ज लिखते हैं। तो कई बच्चों को ये लगता है कि अगर मैं इस मेथड का इस्तेमाल करके, इस लॉ का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, या अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट करनी हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उन्हीं चार्जेस की वजह से आएगी जो इसके अंदर लाई कर रहे हैं। ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि गॉस लॉ में जो क्यू इन आता है, जो चार्ज आता है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज तो सिर्फ उतना होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लिख रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस दैट आर इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, इट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर दे आर इनसाइड द गॉसियन सरफेस और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ऑलराइट बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम यहीं से लिखेंगे, ठीक है, कि इन गॉस लॉ इन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इस गॉस लॉ में क्यू रिप्रेजेंट्स द नेट चार्ज inside the Gaussian surface, but E vector represents the resultant electric field due to all the charges present inside and outside the Gaussian surface, ठीक है। गॉसियन सरफेस के अंदर हो या बाहर हो, दोनों केसेस में गॉस लॉ बच्चों एप्लीकेबल होगा। मतलब जो ई आएगा वो दोनों की वजह से बेटा, है ना, सभी चार्जेस की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही गॉस लॉ में एक्सप्रेशन में आता है। तो ऐसा कंफ्यूजन मत आने देना। सेकेंड पॉइंट बेटा, जब हम मैथमेटिकली गॉस लॉ को अप्लाई कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि हम बहुत सारे सिमेट्रिकल केसेस में अप्लाई करेंगे, जैसे कि
पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, इट इज़ स्फेरिकली रेडियल। इसी तरह से सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे, अभी तक नहीं पढ़ा हमने, शेल पढ़ेंगे, इनकी फील्ड जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है। इनफाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज जो होती है, या सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर होगा इनफाइनाइट लेंथ का, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों जो होती है वो सिलिंड्रिकली रेडियल होती है। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि केवल सिमेट्रिकल केसेस में, जहाँ पर फील्ड थोड़ी सिमेट्रिक है, वहीं पर हमारी गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है बच्चों। गॉस थ्योरम किसी भी प्रकार की इमेजिनरी या रियलिस्टिक सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। सरफेस वो सिमेट्रिकल हो, स्फेरिकल सरफेस हो, सिलेंड्रिकल हो, क्यूबिकल हो, किसी भी प्रकार की आर्बिट्रेरी शेप की सरफेस के लिए वी कैन अप्लाई द गॉस लॉ। ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि गॉस लॉ, हाँ ये बात अलग है बेटा कि मैथमेटिक्स हमारी इतनी हो सकता है उसकी लिमिटेशंस की वजह से हमें इतनी गणित ना आती हो जिससे हम उस आर्बिट्रेरी शेप की सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी की वैल्यू निकाल सकें, इसकी वैल्यू निकाल सकें, है ना। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू solve the problem, but it does not mean that Gauss law is not applicable for any arbitrary shaped surface. Okay, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, Gauss law is applicable for any surface of any आर्बिट्रेरी शेप। ठीक है ना, सभी के लिए बच्चों ये गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है। तो चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट बच्चों ये है कि जब भी आप गॉस लॉ लगाएं, अगर आप गॉस लॉ किसी डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए लगा रहे हैं, डिस्क्रीट चार्ज मतलब जिसमें आप पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज हैं, 10 पॉइंट चार्ज हैं, मतलब n पॉइंट चार्जेस के लिए अगर आप गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट चार्ज, जैसे मान लो Q1 Q2 है, तो कोई भी पॉइंट चार्ज ऑन द सरफेस एग्जिस्ट लाई नहीं करना चाहिए, ऑन द सरफेस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना, उस सिचुएशन में आपकी गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगी, यू कैन नॉट अप्लाई गॉस लॉ। ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ऑन द सरफेस अगर कोई पॉइंट चार्ज है, इन केस ऑफ डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है, तो गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, जैसे मान लो बच्चों कि कोई सॉलिड स्फीयर है, उसमें चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो यहाँ पर बच्चों एक हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो हम कह देते हैं। तो अगर हमें किसी भी वॉल्यूम में, अगर रो कांस्टेंट है, किसी भी वॉल्यूम में चार्ज चाहिए, तो रो होता है Q अपॉन V, तो Q को हम लिख सकते हैं रो इंटू V, राइट। अच्छा, यहाँ पर अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करें, कोई इमेजिनरी सरफेस अगर हम ले रहे हैं, मान लो एक हमने बहुत ही पतली शेल ले ली, एक शेल ले ली इमेजिनरी सरफेस, तो इस सरफेस की जो थिकनेस है वो ना के बराबर है बच्चों। तो इस सरफेस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम 10 to 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम तब होगा जब हम इस सरफेस की कुछ मोटाई लेंगे ना। लेकिन अगर हम इसकी मोटाई ना लें तो इसका जो सरफेस का वॉल्यूम होगा, अंदर का वॉल्यूम नहीं बोल रहा हूँ बेटा, इसका वॉल्यूम, ये जो हमने सरफेस मानी है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो 10 to 0 होगा, तो कोई चार्ज नहीं एग्जिस्ट करेगा। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि आवर गॉसियन सरफेस शुड बी such type of surface such that it does not have any charge, मतलब ऑन द सरफेस कोई भी नेट चार्ज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट कंटेन एनी चार्ज, अगर मैं सही शब्दों में कहूँ। ठीक है ना बेटा। तो हम कह सकते हैं कि आवर गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट कंटेन एनी चार्ज, नेट चार्ज। ओके, तो या इसको मैं अगर और डिटेल में पॉइंट को लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि गॉसियन सरफेस, जिसके लिए आप गॉस लॉ बच्चों अप्लाई कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से
पास नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में पास हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर पास हो भी रहा होगा तो भी उस पर कोई नेट चार्ज नहीं आएगा, बिकॉज वॉल्यूम उसका 0 होगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पास नहीं होना, इट मस्ट नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट इट कैन पास थ्रू ए continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पास हो सकता है। तो ये बच्चों कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं जो गॉस थ्योरम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो अब बच्चों हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई अबाउट गॉस थ्योरम। अब हम अगर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस की बातें करें, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, तो गॉस लॉ अप्लाई करके हम कुछ सिमेट्रिकल केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैलकुलेट करते हैं। अगर आप गॉस लॉ की ध्यान दें, स्टेटमेंट मैं फिर से लिखूं तो हम लोगों ने पढ़ा है E डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, तो मैं क्यू इन लिख देता हूं ताकि हमें याद रहे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बच्चों जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालें, पॉइंट चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से, या कोई भी केस में निकालें, तो पहली बात तो कि हमारी मैथमेटिक्स हम बहुत ही लिमिटेड जानते हैं। तो हम गॉस लॉ एप्लीकेबल भले ही किसी भी तरह के इमेजिनरी सरफेस के लिए होगा, बट हम कुछ ऐसी सिचुएशन में ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे यूजिंग आवर लिमिटेड मैथमेटिक्स, जिनमें फील्ड थोड़ी सिमेट्रिक होगी, ठीक है ना। क्योंकि उसी सिचुएशन में E डॉट डी ए की जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, बट एप्लीकेबल हर केस में होता है। तो अगर मैं पूरी तरह से कहूँ कि जो हमारे क्लास 12th या जेई में या नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका पूरा बहुत ही 3 कैटेगरी में मैं पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर सकता हूँ। 3 कैटेगरी में हमको अप्लाई करना है बच्चों। सबसे पहला जो हम अप्लाई करेंगे वो होगी स्फेरिकली रेडियल फील्ड, स्फेरिकली रेडियल फील्ड, स्फेरिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों स्फेरिकली रेडियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसमें जो हम गॉस भाई फील्ड की सिमेट्री को देखते हुए बच्चों हम लोग जो गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, जब अभी हम एक एक केस लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगी बात। तो ऐसा समझ लो कि जो फील्ड का नेचर होता है उसकी सिमेट्री को देखते हुए हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, और गॉसियन सरफेस हम इस तरह का एज्यूम करते हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस कोई भी इमेजिनरी सरफेस हम मान सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन हम ऐसा मानेंगे जिसमें E डॉट डी ए की वैल्यू निकल आए। तो बच्चों हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की गॉसियन सरफेस माने, पॉइंट 2 बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात तो इस तरह की सरफेस माने जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो वो कोशिश करें कि सरफेस के सभी पॉइंट पे कांस्टेंट हो बेटा। सेकेंड बात ये है कि E डॉट डी ए में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसी जनरल पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के, और उस छोटे से उस पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होगा, छोटा सा एलिमेंट होगा, उनके बीच का एंगल हमें पता हो हर पॉइंट पे, और कोशिश करेंगे कि 0 हो या कुछ पॉइंट पे 90 हो या 0, रैंडमली वेरी ना करें। ओके, तो उस बिहाफ पे जो हम सरफेस मानते हैं, तो 3 तरह की बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन करने होंगे, 3 तरह के एप्लीकेशन होंगे। तो स्फेरिकली रेडियल अगर फील्ड है, ठीक है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी स्फीयर के रेडियस को अगर रिप्रेजेंट कर रही होंगी तो स्फेरिकली रेडियल फील्ड का, ऐसे सिचुएशन में हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं। ये मैं पहले से बता रहा हूँ, आगे डिटेल में क्लियर करेंगे इस चीज़ को। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे अप्लाई करने के लिए, मतलब जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो एक इमेजिनरी सरफेस मान के गॉस लॉ अप्लाई करेंगे वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगी। सेकेंड बच्चों सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड होगी, लाइन चार्ज होगा, सॉलिड सिलेंडर होगा, हॉलो सिलेंडर होगा। तो सिलेंड्रिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, सिलेंड्रिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सिचुएशन में जो गॉसियन सरफेस होंगे वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बच्चों हम एज्यूम करेंगे, मतलब माना करेंगे। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बच्चों हम माना करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं
वो है प्लेनर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, प्लेनर इलेक्ट्रिक फील्ड। शीट पढ़ेंगे, इसमें हम प्लेट पढ़ेंगे, थिक प्लेट कर पढ़ेंगे। तो प्लेनर इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेनर इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर हम कई तरह के गॉसियन सरफेस मान सकते हैं, पर यहाँ पर भी जैसे जो भी प्लेन होगा, जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे इस तरह की अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेनर है, तो इस तरह का हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा, या सिलेंड्रिकल होगा, पर ज़रूरी नहीं कि जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन हो वो सर्कुलर हो, वो स्क्वायर टाइप क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर भी एक तरह से अगर देखा जाए तो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है या अदर टाइप भी हो सकते हैं। उन अदर्स में हम और पॉसिबिलिटी क्या है, जब सिचुएशन डिस्कस करेंगे तो हम उसकी बात करेंगे। अदर्स में आप ऐसे समझ सकते हो क्यूबॉइड टाइप हो सकता है, इस तरह का कुछ सिचुएशन, इस तरह की कुछ सिचुएशन यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो इस तरह का आप क्यूबॉइड भी मान सकते हो, क्यूब मान सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग गॉस लॉ को एक एक केस में, पहले स्फेरिकल रेडियल फील्ड में, मैंने 3 कैटेगरी में जानबूझ के डिवाइड किया है ताकि आपको मैं जनरलाइज 3 फॉर्मूले याद कराऊंगा। बहुत सारे आप केसेस पढ़ोगे, सॉलिड स्फीयर, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, लेकिन अगर आप चाहो तो जितने भी रिजल्ट है वो केवल 3 फॉर्मूले आप याद रखोगे तो सारे के सारे वहीं से आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो गॉस लॉ के बच्चों हम एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने गॉस लॉ का कुछ बेसिक डिस्कस किया है। ओके बच्चों।